Welcome to Enlight Education videos. My name is Ankit Patel, and in this video we are going to study causes of loss of biodiversity. Biodiversity loss is going in accelerated way, and who is responsible for that? Us, है ना? We are responsible for that. और हम लोग ने सारे रीजन में से 4 मेन रीजन निकाले हैं. This 4 main reasons can be also called as the evil quartet, है ना? Habitat loss and fragmentation, then over exploitation, alien species invasion, है ना? Alien मतलब वो वाले alien नहीं है, not that alien. Alien species invasion and last one is co-extinction. So 4 main reasons हम लोग ने ये निकाले हैं कि why भाई क्यों इतना biodiversity loss इतना accelerated way में हो रहा है. अब सबसे पहला है habitat loss and fragmentation, है ना भाई. हम लोग डिफॉरेस्टेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रहने की जगह ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा चाहिए तो एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा चाहिए. और एंड वी आर ऑल्सो डूइंग सो कॉल्ड अर्बनाइजेशन, है ना, जिसमें सिर्फ हम हमारा ही सोचते हैं और किसी का नहीं सोचते हैं. दैट्स वाई इट इज़ सो कॉल्ड अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट. तो इसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड कवर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, फॉर हाउसिंग, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, राइट. तो बहुत सारा फॉरेस्ट कवर कम होते जा रहा है डे बाय डे. ये बुक में एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है. बाय द टाइम you complete reading this chapter, 1,000 more hectares of land would have been lost, right? इतना फॉरेस्ट तब तक लॉस्ट हो चुका होगा. मतलब हम लोग इतना स्पीड से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं भाई. और हम लोग देखें ना तो जब कोई डिफॉरेस्टेशन होता है तो कुछ स्पीशीज लॉस्ट हो जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के, और कुछ वहाँ से फोर्स्ड आउट हो जाते हैं. इससे होता क्या है कि भाई वहाँ का जो एक रिलेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है अमॉन्ग स्पीशीज, ऑल दोज रिलेशंस गेट डिसरप्ट. तो भाई वहाँ का पूरा इकोसिस्टम फेल हो जाता है. तो जितने बचे कुचे वहाँ पर स्पीशीज है ना, वो भी मुश्किल से वहाँ पर गुजारा करते हैं. और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर बिकॉज वी हैव चेंज्ड the environment, what is prevalent over there. We have changed ecosystem. हम लोग ने कुछ ट्रॉफिक लेवल्स को ब्रेक कर दिया होगा वहाँ पर, राइट. फूड चेन, फूड वेब पढ़ा है ना हम लोग ने. एटलीस्ट वी हैव स्टडीड दैट इन 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन इस साल सिलेबस में नहीं है. तो वो सब ब्रेक कर दिया है हम लोग ने. सो इट इज़ ऑब्वियसली कॉजिंग लॉस्ट, अ ह्यूज लॉस इन दैट फॉरेस्ट. मोर ओवर सबसे ड्रामेटिक चीज़ ये है कि ये चीज़ हम लोग रेन फॉरेस्ट में भी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं. मतलब कौन से रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं. नाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों? बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर दोज एरियाज वेयर बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट, लेकिन वी डोंट केयर अबाउट इट, है ना. वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, इजंट इट. जैसे एक अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर कुछ हम लोग ने डिफॉरेस्टेशन किया है टू ग्रो सोयाबीन ओवर देयर. एंड कुछ कैटल फार्मिंग के लिए भी हम लोग ने ग्रासलैंड डेवलप किया है वहाँ पर, इजंट. सो इट्स वेरी गुड, है ना. और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ से अभी वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ गोल्ड स्मगलिंग, टू डू गोल्ड स्मगलिंग, है ना. तो वहाँ पर जो एक्चुअली गोल्ड का डिगिंग करते हैं ना, वो लोग बेचारे गरीब है, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, यहाँ से वहाँ ब्लैक का वाइट में कर देते हैं, दे आर वेरी रिच. नाउ आप लोग भी बहुत सारा रिसर्च करोगे तो आपको भी बहुत कुछ कंट्रीज के नाम मिल जाएंगे इसमें, कुछ माफिया ऑर्गेनाइजेशन के नाम मिल जाएंगे. सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन ऑल दिस डीप शिट. सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स बट येस इट इज देयर. और इवन हम लोग जो भी गोल्ड बाय करते हैं वो भी उसमें से ज़्यादातर गोल्ड अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में से ही आया होगा. नाउ व्हाइल डिगिंग दिस गोल्ड, दिस रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो, दैट पोर्शन ऑफ लैंड इज ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड. तो वहाँ पर वो रेन फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉयड हो रहा है. आज हम लोग अगर गूगल सैटेलाइट से भी देखेंगे ना तो कुछ है ऐसे लैंड एरिया जहाँ पर ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कुछ हम लोग ने डिफॉरेस्टेशन किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड डिगिंग, जिसको हम लोग लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, है ना, अमेजोन. तो भाई हम लोग ऐसे हैं कि भाई मेरा लंग्स का थोड़ा सा पार्ट ले लो लेकिन मुझे सोने की अंगूठी दे दो, इजंट इट. गोल्ड कितनी ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के लिए, है ना. शो ऑफ करने के लिए गोल्ड दिखाना पड़ता है. शादी में तो गोल्ड से हम लोग गोल्ड ही पहनना पड़ता है, इजंट इट. तो भाई गोल्ड बहुत ज़रूरी है. तो गोल्ड के लिए भले ही हम लोग लंग का थोड़ा सा पार्ट दे दे, है ना. सो
तो भाई ऐसे हो जाता है हैबिटेट लॉस। हम लोग इतने ग्रेट हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के साथ साथ हैबिटेट डिग्रेडेशन भी करते हैं। सपोज कि कहीं भाई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हम लोग ने कुछ नहीं किया, टच भी नहीं किया, तो वहां पर डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो, लेकिन वहां पर हम लोग डिग्रेडेशन जरूर करते हैं, बिकॉज वी आर सो मच डेवलप्ड दैट वी आर डूइंग पोल्यूशन एट ग्लोबल लेवल, वी आर एडिंग पोल्यूटेंट्स एट ग्लोबल लेवल, इजंट इट? तो ये ग्लोबल लेवल में पोल्यूटेंट ऐड करने का रीज़न ये होता है कि धीरे धीरे ये पोल्यूटेंट पहुंच जाते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में, जहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं, which should be undisturbed from us, but they get disturbed indirectly through this pollution, through these pollutants, right? For example, pesticides जो हम लोग खेतों में डालते हैं to protect our crops, somehow they get inseep in the soil, goes to the underground water, and gradually it enters water bodies. In this water bodies they get ingested by fish earlier. पहले तो छोटे छोटे फिश ingest हो जाएंगे, बाद में धीरे 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 ट्रॉफिक लेवल जैसे बढ़ता जाएगा, मैग्नीफाई होता जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन सो कॉल्ड, है ना? अल्टीमेटली इट विल बी इन हाइएस्ट अमाउंट इन हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स दैट विच कैन बी फिश ईटिंग बर्ड्स और फैल्कन। तो ये एनिमल के लिए दिस पेस्टिसाइड इज वेरी मच डेंजरस, उनके बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में आ जाता है। अगर बात करें लेड टॉक्सिकिंग, लेड पॉइजनिंग की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, दे आर स्वान्स, क्रेन्स, डक्स, दे आर रीजन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ लॉस ऑफ दिस काइंड ऑफ एनिमल्स, राइट? अब ये लेड टॉक्सिकिंग तो हम लोग भले ही फॉरेस्ट में जाके ना डालते, बट वी आर एडिंग दिस इनटू सॉइल, अल्टीमेटली इट गोज टू द वाटर, right? And these birds are living in water as well, living on water as well, so somehow they get add up, और इनका food भी fish होता है या aquatic animals होते हैं। So somehow we are actually degradation, we are not just destructing habitat but we are degrading habitat too, isn't it great? Moreover, यूट्रोफिकेशन तो हम लोग जानते ही हैं, यूट्रोफिकेशन मीन्स डेथ ऑफ पॉन्ड, मतलब जिससे पॉन्ड खत्म हो जाते हैं, धीरे 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 पॉन्ड भर जाते हैं, फिर पानी की जगह ही नहीं रहेगी, तो वहां पर पानी ही नहीं रहेगा, पॉन्ड ही नहीं रहेगा, तो खत्म भाई, सारे स्पीशीज वहां पर खत्म हो जाएंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत सारे पॉन्ड के जब यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा ओ हम लोग ने इतने सारे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन करवा दिया। लेकिन once which is occurred, it is occurred, we cannot revert this back, है ना? Isn't it? Right? So this is how we are doing habitat loss, and not just habitat destruction and degrading, but fragmentation too. अब फॉरेस्ट का फ्रैगमेंटेशन करना मतलब उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देना। अब कैसे करते हैं? तो भाई बाय डूइंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना, बीच में जंगल में रहना, isn't it? Then construction of road, construction of dams, बीच में से डैम एक पास हो रहा है, मतलब डैम से एक कैनल पास हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स। सो ऑल दिस लीड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट। अभी कोई ऐसा एनिमल है जिसको स्विम करना नहीं आता है, तो कैनल से तो फॉरेस्ट उसके लिए दो पार्ट में डिवाइड हो ही गया अगर वो कैनल बीच में से पास हो रहा है, इजंट इट? तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन इज कॉजिंग। और भी है, कुछ फॉरेस्ट पैचेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग को तो बीच में खेती करना है, बाग बगीचे करने हैं, ऑर्किड्स, एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप लैंड, है ना, प्लांटेशन, लेकिन प्लांटेशन कुछ ही स्पीशीज का, इतने नहीं। एंड अर्बन सेटलमेंट इन आउटस्कर्ट एरिया। अब आउटस्कर्ट एरिया में क्या फर्क पड़ जाता है भैया? आउटस्कर्ट एरिया में भी बहुत फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली इट इज फॉरेस्ट कवर, we can't use it for our purpose and we call them urban settlement, resort बनाया वहां पर। भाई फॉरेस्ट में लोग को रहने के लिए मिले, फॉरेस्ट का मजा ले, है ना? तो भाई बॉर्न सेवेज करो ना फिर, isn't it? ये भाई ये झूठ मूठ का रिसोर्ट में रह के फिर फॉरेस्ट का क्या मजा लेना? तो ये सब की वजह से फ्रैगमेंटेशन होता है। और सबसे ज्यादा जो एनिमल्स अफेक्ट होते हैं यहाँ पर, दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड टेरिटोरियल एनिमल्स। अब टेरिटोरियल एनिमल्स को क्यों अफेक्ट होगा भाई? टेरिटोरियल एनिमल्स मींस दोज एनिमल्स विच आर लिविंग मेकिंग देयर टेरिटरीज। जैसे लायन है, टाइगर है, वो लोग अपनी टेरिटरीज बना के रहते हैं। नाउ दिस फॉरेस्ट, इफ दिस फॉरेस्ट विल बी फ्रैगमेंटेड, देन देयर टेरिटरीज विल ऑल्सो बिकम फ्रैगमेंटेड और डिग्रेडेड, है ना,
डिग्रेड तो नहीं लेकिन डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, isn't it? और बहुत बड़े बड़े इनके एक एक एनिमल का, एक एक इंडिविजुअल का एक बहुत बड़ा बड़ा टेरिटरी होता है. जैसे लायन है इन दिस सासन गिर, दे आर ऑक्यूपाइंग अ ह्यूज लैंड, ह्यूज टेरिटरी, राइट. अब अगर बीच में से रोड निकाला हम लोग ने, या फिर बीच में से अगर कोई कैनल कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो देन द टेरिटरी वुड गेट लॉस्ट. तो सबसे ज्यादा लॉस होता है स्पीशीज का जो लोग टेरिटोरियल है और दोज बर्ड्स विच आर माइग्रेटरी. एंड नेक्स्ट रीजन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वैसे तो हमारे खाने के लिए और हमारे रहने के लिए इनफ दिया है नेचर ने, बट आवर नीड इज नॉट नीड एनी मोर, है ना. वो हमारे ग्रीड में कन्वर्ट हो चुका है, एंड ग्रीड इज जस्ट इनफाइनिटी, इजंट इट. तो हम लोग अभी नेचुरल रिसोर्स को तो एकदम ओवर एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं. और जब हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग और व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग बायोलॉजिकल सिस्टम, इट शुड नॉट गोज बियॉन्ड द डिग्री ऑफ इट्स रिन्यूएबिलिटी, है ना. लेकिन वी डोंट केयर अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉस्ट एनिमल्स लाइक डोडो, स्टेलस सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, आई मीन एटसेट्रा एटसेट्रा, इजंट इट. और यहां पर भी हम लोग रुके नहीं है. स्टिल वी आर लूजिंग मेनी मराइन फिशेस, जो अभी हम लोग कमर्शियली हम लोग जिनको गिनते हैं कमर्शियली, इजंट इट. तो उनकी लाइफ का कोई मोल नहीं है भाई. हम लोग के लिए वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस है, राइट. टूना फिश, है ना. बट बिकॉज ऑफ ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ दोज काइंड ऑफ फिशेस, मेनी मराइन फिशेस हैव गॉट एंडेंजर्ड. एंड थर्ड इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन. भाई तुमको किसने यहां पर बुलाया, तुम जाओ यहां से. एलियन स्पीशीज का मतलब दुनिया के बाहर का नहीं भाई, अर्थ के बाहर का नहीं. हम लोग सिर्फ अर्थ की बात करेंगे. एलियन स्पीशीज का मतलब ये होता है विच इज नॉन नेटिव टू पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन, है ना. जैसे इंडिया में अगर कोई मैं स्पीशीज, चलो यहाँ पर पर्टिकुलर में आई एम लिविंग इन आनंद, सो मैं आनंद में कोई ऐसा प्लांट लेके आता हूँ जो आनंद में कभी भी अपने से ग्रो नहीं हुआ, इट विच इज नॉट नेटिव टू आनंद. And if I'm growing this that crop in this area, then it is called alien species. अभी कुछ alien species ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग exotic तो बोलते हैं शुरू में, obviously शुरू में ही बोलेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद they are growing like anything, है ना. मतलब इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते, इतने ज़्यादा विगरसली दे आर ग्रोइंग, मतलब थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउएवर, बट दे आर ग्रोइंग इन सच अ वास्ट पॉपुलेशन दैट वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज होता है ना, वो खतरे में आ जाते हैं भाई. कंपटीशन में उनका पॉपुलेशन कम होके वो लोग एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, राइट. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेंगे नाइल पर्च का. Nile perch is a huge, large size fish. Actually, it is a predator fish which was introduced into Lake Victoria of East Africa. अब ये fish जब ये लेक में आई तो क्या हुआ, वहां पर जो एक assemblage था, ecologically important 200 species of cichlid fishes. 200 species of cichlid fishes got extinct. इतनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए बाय जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वन स्पीशीज, दैट इज ऑफ नाइल पर्च फिश. अंडरस्टूड. तो इतना बड़ा लॉस हुआ ईस्ट अफ्रीका में इन लेक विक्टोरिया. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई दिस फिशेज आर एंडेमिक टू दिस एक्वेटिक सिस्टम. सो बहुत जो लोग लेके आए थे भाई उनके लिए बहुत बड़ी शाबाशी. जो फिश ये लेके आए थे ईस्ट अफ्रीका में, लेक विक्टोरिया में, बहुत बड़ी शाबाशी उनके लिए. This is carrot grass plant. It is also called as Parthenium. Its generic name is actually Parthenium. It has came to India with wheat as contaminant, but it had spread it all over the country, and it is responsible for exterminate of many herbs and shrubs. So this is Parthenium plant. We can see how it is growing over here. Right, without any sowing of seed or without any using propagules, it has just spreaded through dispersal of seeds, or it may have grown through vegetative propagules by natural method, not by artificial method, obviously, because nobody wants to grow this kind of plant in their own place. I'm standing on an agricultural field where the almost whole field is covered by Parthenium grass, right. It is right now
here right now no farming is occurring, right? यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं किया जा रहा है, तो अपने आप कैसे होल पूरा खेत को पार्थेनियम ने कवर्ड कर लिया है. You can see these are Parthenium plants, carrot grass, right? The whole field is having such kind of plants. So this much invasive it is, and obviously it is non-native here. अब देख लो ये lantana, a straggling shrub from tropical America, was introduced accidentally in India, and now it has become a serious weed, replacing indigenous species from forests of our country. Right now you are seeing a very beautiful pond plant that is having purple or violet color flower right here, right? This plant is called water hyacinth or Eichhornia crassipes. This plant is infesting ponds. It has came from the Europe to India, and it is not native here. It looks very beautiful, so it is also called as ornamental plant, but this plant is infesting ponds. They are covering pond surface, and because of that very little or very few sunlight, I mean few amount of sunlight is going inside the pond, so plants cannot get this sufficient amount of sunlight, and plant cannot do photosynthesis, so no oxygen, sufficient oxygen is provided to the water. So this plant is responsible for lesser DO in water because lesser photosynthesis is occurring, so lesser biomass production will occur inside the pond, and so it is responsible for deteriorating life of plants and animals inside the ponds, and that's why it is responsible for decreasing biodiversity in the ponds. It has infested all of our country. Wherever the pond is not managed well, these plants grow there, and they can grow with offsets vegetative propagule, so they cover up just whole pond if these plants are not managed, as you can see over here. And last one is African catfish, Clarias garipinus, which was illegally introduced in our country, and now it is posing threat to indigenous catfish. And the last one is co-extinction. भाई हम लोग ने पढ़ा है कि कमेंसलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, पैरासिटिक रिलेशन क्या है, प्रे प्रेडेटर रिलेशन क्या है, राइट? तो हम लोग को कुछ तो ये समझ में आ गया भाई कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, है ना? तो वो दोनों स्पीशीज का एग्जिस्टेंस एक दूसरे की वजह से होता है, या फिर ये अगर ऑर्गेनिज्म रहेगा तो ही ये ऑर्गेनिज्म वहां पर रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है. So this kind of relations are there between two different kind of organisms, two different kind of species, two very different kind of species. और जब एक का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसके साथ साथ दूसरे का भी एक्सटिंक्शन हो जाता है. And this kind of extinction is called co-extinction, right? जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म टाइप के रिलेशंस आते हैं. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स, है ना? व्हेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें कोई भी वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल नहीं होता है जिसके वजह से वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके रिप्रोड्यूस हो पाए. तो दीज प्लांट्स आर सोली डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, एंड अगर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स है तो फिर भाई रिलेशन आ गया. विदाउट इंसेक्ट, विदाउट दिस काइंड ऑफ पॉलिनेटर्स दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव. आई मीन उनका स्पीशीज का सर्वाइवल नहीं रहेगा, राइट? इंडिविजुअल तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन चलेगा, बट स्पीसीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा आफ्टर द डेथ. सेकेंड, अगर और एक एग्जांपल की बात करें तो भाई पैरासिटिक रिलेशन, जितने भी पैरासाइट्स है वो अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है. इफ होस्ट गेट एक्सटिंक्ट देन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म विल आल्सो गेट एक्सटिंक्ट. अब ये SARS-CoV-2 की बात कर लेते हैं. अगर दुनिया में कोई ह्यूमंस, बैट या सीवेट कैट नहीं बचेंगे तो फिर SARS-CoV-2 भी खत्म, है ना? तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो डिपेंडिंग on the existence of their host. Understood? और आपने यूका प्लांट और मॉथ का तो आप लोग ने देखा ही होगा, राइट? In one of my video relation about yucca plant and moth is there. Please go through that video to understand relation between them. तो वहां पर तो दोनों ही, मतलब यूका प्लांट एंड मॉथ cannot exist without each other. तो दोनों एक दूसरे पे बहुत ही ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट करते हैं. So this is called co-extinction. I mean extinction of both the species together is called co-extinction.
Now some animals are more susceptible to get extinct. कुछ animals ज़्यादा susceptible होते हैं. That depends on certain criteria. Now what is that criteria? तो एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर हम लोग 4 क्राइटेरिया पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्राइटेरिया है लार्ज बॉडी साइज, लाइक ऑफ लायन, राइनोसरस एटसेट्रा. सेकेंड वन इज स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्शन रेट, लाइक ब्लू व्हेल, जाइंट पैंडा एटसेट्रा. एंड थर्ड वन इज हायर ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, है ना भाई, जो फूड चेन में ऊपर में आते हैं, लाइक दिस बंगाल टाइगर, then bald eagle etc. and the last one is कि भाई जो जिनका माइग्रेटरी रूट होता है, फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट होता है, फिक्स्ड हैबिटेट होता है, लाइक अगेन ब्लू व्हेल, वूपिंग क्रेन एटसेट्रा. So these animals are more susceptible to get extinct and we should consider these animals more to protect them to get extinct. Otherwise we don't be able to see these animals or our next generation won't be able to see these animals. वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो.